है तो मैं आने वाले वक्ताओं से अनुरोध करती हूँ कि थोड़े संक्षिप्त में अपनी बात समेटने का प्रयास करें। अगले वक्ता हैं हिंदी विभाग के शोधार्थी अजीत आर्या। आप तालियों के साथ उनका मंच पे स्वागत कीजिए। बोलेंगे कम, दिखाएंगे ज्यादा। दरअसल जब विशेष वक्तव्य हो जाए और उमर भी ऐसा एक जोशीला बहुत बढ़िया सा भाषण दे चुके हों, तो बचने का एक ही रास्ता होता है कि हम ये मालूम लगा लें कि हमारे अध्यापक पढ़ने क्या जा रहे हैं। और मैं इसमें एकदम सफल रहा कि मैं सटीक उस पुस्तक को जान गया जिसको डॉक्टर भीम सिंह पढ़े रात भर, मैंने उसको बिल्कुल नहीं छुआ। और मतलब जब सावित्रीबाई फुले की बात होती है तो मेरे जहन में वो दिन याद आते हैं जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था और वहां जब प्रार्थना होती थी तो खड़े होके कोई एक पीड़ा प्रसंग सुनाने के लिए विद्या मंदिर में आता था। जो आचार्य जी भी हो सकते थे, प्रधानाचार्य जी भी हो सकते थे, उनके मुंह से पहला शब्द निकलता था ज्ञान की अधिष्ठात्री मां शारदे, परमात्मा स्वरूप ओम और भारत माता। ये जो तीन का पैटर्न मैंने लगातार 9 साल अपने कानों में सुना तो मुझे लगा कि ज्ञान की अधिष्ठात्री मां शारदे, और ये पहली बार टूटा 2016 में जब मैंने सावित्रीबाई फुले की जयंती पहली बार मैं मतलब उसमें सहभागी बना और मैंने मनाया। और साथ में जयपाल सिंह मुंडा की भी आज जयंती है तो उनको भी हम लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बात करते हैं सामाजिक प्रदेय की। सामने हमारे ये दिख रहा है, ये 2 लाइनें हैं। एक तरफ ये वकील साहब की एक पीडीएफ है जिससे मैंने लिया है, जो सीतापुर के हैं, एडवोकेट हैं और उन्होंने ABCD बनाई। हम सबको पढ़ाया गया A for एप्पल, B for बॉल, C for कैट, D for डॉग। अब हम जब यहाँ देखेंगे तो एक बेचार की है जो कह रहा है A for अम्बेडकर, B for बुद्ध, C for छत्रपति, और नीचे कुछ ऐसे नाम हैं जिनको हम अब भी नहीं जानते। मतलब हमारे हाशिए के समाज के हमारे वह महापुरुष जिनके हम अभी नाम भी नहीं जानते, वो भी इस ABCD में हमें मिल जाएगा। लेकिन देखिए, जो व्यक्ति A for अर्जुन बता रहा है, C for चाणक्य बता रहा है, D for ध्रुव बता रहा है या K for कृष्णा बता रहा है, वो ये इस्टेब्लिश करना चाहता है अपनी सामाजिकी में, अपनी पूरी मानसिकता में ये भर देना चाहता है कि यदि आप A पढ़ो तो A से अर्जुन पढ़ो, H पढ़ो तो H से हनुमान पढ़ो। ये सबसे बारीक तरीके से हम लोगों की मानसिकता में जो भर देने का जो प्रक्रम चल रहा है शिक्षा व्यवस्था में, इसे हमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रेखांकित करते हुए इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए। क्योंकि हम ये ABCD की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब हम AIE पे आते हैं तो सावित्रीबाई फुले ने हमें क्या सिखाया? हमें सिखाया कि हम जो भी देखें बहुत तार्किक पूर्ण दृष्टि से देखें, उस पर सवाल खड़ा करें। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 3 ही वैचारिक गुरु थे, एक गौतम बुद्ध, दूसरे महात्मा कबीर और तीसरे फुले दंपति, जो अपनी राइटिंग्स में भी बार बार लेके आते हैं। अब ये देखिए, हम में से कोई ज्ञानी मानेगा इस फोटो को देखिए, यानी कि जो अल्फाबेट का हमारे हिंदी का ज्ञाफोर ज्ञानी है वो यहाँ खत्म होता है। और हम में से कोई भी इस बात से डिनाई नहीं कर सकता है कि ये नहीं होता है। होता है तो क्या हम जो 50 लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से कोई ज्ञानी नहीं है? तो ये जो सामाजिकी है जो निर्मित की गई है शिक्षण संस्थानों के द्वारा, इसको हमें पहचानना है। और टूल्स हमें सबसे पहले शिक्षित बनो का जो नारा दिया वो सावित्रीबाई फुले ने दिया। मैं उस पावर संरचना की भी बात करूंगा। इसको समझना इसलिए जरूरी है कि हम ये स्विच के आसपास खड़े होकर, ये स्विच हमारा परिवार हो सकता है, हमारा मोहल्ला हो सकता है, जहां हम छोटी मोटी दादागिरी दिखा के समझते हैं कि बहुत बढ़िया काम कर लिया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो पावर हाउसेस हैं, चाहे जुडिशरी हुई, ब्यूरोक्रेट्स हुए, या हमारे विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर से लेकर बड़ी बड़ी जो संरचनाएं हैं, जो ये फैसला लेते हैं कि कौन लोग इस मंच पर खड़े होंगे, जो ये फैसला लेते हैं कि कौन लोग इस विश्वविद्यालय में एंट्री करेंगे, जो ये कहते हैं कि कौन कितने बजे निकलेगा और कौन कितने बजे अपने दरवाजे बंद करके भीतर बैठ जाएगा, वो इन पावर सेक्टर्स पर हमें सवाल खड़े करने का अगर कोई हौसला देता है तो वो सावित्रीबाई फुले है। ये बात हमें समझनी होगी। और इसके बाद
मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेके आया था, लेकिन समय की कमी है, लेकिन बोल के ही जाऊंगा। ये एक चित्रकला है पटुआ। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में इसके चित्रकार पाए जाते हैं। और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने मतलब 30-35 पेजों में पूरी जीवन यात्रा को लिखा है सावित्रीबाई फुले की। तो इसको अगर हम देखें तो उन्होंने जैसे पेशवा के समय में किस तरह की चीजें थी या किस तरह की प्रथाएं और कुप्रथाएं चल रही थी, तो उसमें ये जो आप बगल में दूसरे नंबर के चित्र में देख रहे होंगे, वहां लिखा हुआ है, बैठ जाओ, ब्राह्मण पर हमारी छाया तक नहीं पड़नी चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि ऐसे दौर में एक स्त्री खड़ी होकर महिलाओं की शिक्षा की बात कर रही है, जहां उसकी छाया पड़ने पर भी ब्राह्मण अपवित्र हो जाते थे। सब अंग्रेजी साम्राज्य के दौर में क्या बात हुई, किस तरीके से हम सब उसमें औपनिवेशिक दौर में शिक्षा की जो सहभागिता थी जन जन तक पहुंची ईसाई मिशनरियों के द्वारा, ये प्रोफेसर डॉक्टर भीम सिंह ने बता दिया है। लेकिन हमें ये बात महत्वपूर्ण तरीके से रेखांकित करनी होगी कि चाहे हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन पढ़ें या कौशल्या वैसेंत्री का दोहरा अभिशाप पढ़ें या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पढ़ें, तीनों में ईसाई मिशनरियों का बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा देने में। तो हम इसको डिनाई करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यदि मार्जिनलाइज सेक्शन में सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को ले आने का काम किया, तो उसके लिए हमें ईसाई मिशनरियों के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करनी होगी। इसके बाद एक जो पत्र है जो जनरल रिपन ने लिखा था कि हर वह व्यक्ति जो समय के संकेतों को भांप सकता है, उदारवादी होने के बाद भी इस बात पर संदेह नहीं कर सकता कि हम बदलाव के युग में प्रवेश कर रहे हैं। अंग्रेज इस बात को मान रहे हैं, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आज के हमारे नीति निर्माता, आज के हमारे सत्ता की शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति इस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि समय वो नहीं रहा जो 200 साल पहले था। और तभी नीतियां बदलनी शुरू हुई, चाहे ट्रेन चली हो, चाहे डाक खाने बने हो, ये तमाम चीजें इसकी दूसरी वाली स्लाइड में है। सावित्रीबाई फुले का जन्म होता है 3 जनवरी को। बार बार एक ही चीज हमारे सामने आती है, तो उनके बचपन को लेके जो इस स्लाइड में दिखाया गया है, एक पक्ष है सावित्री बहुत हिम्मती भी थी। अरे गोविंद क्यों रो रहा है? एक लड़का जो उनके साथ खेल रहा था, वो सांप को देख के रोने लगता है। तो पेड़ पर सांप है, वह पेड़ से कैसे उतरे? सावित्री बिना डरे पेड़ पर चढ़ गई और सांप को पकड़कर उसे दूसरे पेड़ पर छोड़ दिया। गोविंद चुप हो गया और नीचे उतर आया। 1840 आप सावित्री 9 वर्ष की हो गई थी और सावित्री के मतलब ज्योतिबा राव के साथ विवाह का समय आ गया था। हम ये सोच सकते हैं आज कि कैसे एक कोई भी संसद में बैठ के भारत की ये कह देता है कि स्त्रियों को ये अधिकार देना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए, ये टाइमिंग होनी चाहिए। यानी कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के बड़े बड़े प्रोफेसर तक इस बात को कहने से गुरेज नहीं करते हैं। लेकिन क्या सावित्री बाई की इस प्रसंग को पढ़ के गोविंद के प्रति हम ये बात आज कह सकते हैं कि गोविंद डरता है? ये हमारी मानसिक संरचना है जिसमें हम ये मान ही नहीं सकते कि एक लड़का डर भी सकता है। आगे बहुत सारी चीज इस स्लाइड के माध्यम से आप देखेंगे कि कैसे शादी के बाद सावित्रीबाई फुले पुणे आई और उन्होंने अपने पति के साथ शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ाई लिखाई शुरू की और पढ़ाना शुरू किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो ये लिखा हुआ है कि मेरा विश्वास सबकी समानता में है। एक दंपति जो ये मान रहे हैं कि मेरा विश्वास सबकी समानता में है, हमारा प्रयास सबको सुखी बनाने का होना चाहिए, यह विश्व मेरा देश है और सभी मनुष्य मेरे भाई बहन हैं और अच्छे काम करना ही मेरा धर्म है। आगे बढ़ेंगे तो लड़कियों की पाठशाला जो 1848 में उन्होंने खोली और भिंडेवाड़ा नामक स्थान पर, तो सावित्रीबाई उसकी प्रधानाध्यापिका बनी। मैं कुछ पुस्तकों के पेज भी पढ़ा इस बीच कल से लेके अब तक, तो उसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है किताब में, नाम मैं भूल रहा हूँ भी, कि सावित्रीबाई फुले अपनी स्कूल में पढ़ा रही हैं और पढ़ाते पढ़ाते स्कूल इंस्पेक्टर जो जांच करने के लिए समय समय पे आते थे दौरों पे,
तो वो उनके स्कूल में दौरे पे आते हैं और पीछे बैठ जाते हैं, और वो इस चीज को मतलब इस बात को सुन के बड़े अचंभित होते हैं देखकर कि कैसे एक महिला अध्यापिका धड़ाधड़ अंग्रेजी में पढ़ाई जा रही है, और वो उससे अंग्रेजी में सवाल करते हैं और अधिकारी को सावित्रीबाई फुले अंग्रेजी में जवाब देती हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो ये आत्मविश्वास आया सावित्रीबाई फुले के व्यक्तित्व में, वह मेहनत का और सच्चाई के पक्ष के कारण मतलब उनके अंदर तैयार हुआ। आगे आप देखेंगे तो जब वो पढ़ाने जाती थी तो इस पेंटिंग में ये बताया गया है कि कैसे लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, और इसके नीचे अगले में ये बताया गया है कि उनके पति ने उनको दूसरी साड़ी दी और कहा कि सावित्रीबाई, तुम स्कूल जब जाती हो तो तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, तुम इस धुली हुई दूसरी साड़ी को पहनो और अपना पढ़ाना जारी रखो। कहने का मतलब यह है कि जब सफल दाम्पत्य हमारे कर्म क्षेत्र में प्रवेश करता है तो हम वो सब भी कर गुजर सकते हैं जो मतलब सोच भी नहीं सकता कोई, कि आज से 200 साल पहले कैसे एक दो व्यक्ति खड़े होते हैं और एक श्रृंखला पूरी शुरू कर देते हैं। और ये अखबार में उस समय जो पूना संडे ऑब्जर्वर में निकला वो बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है। ज्योतिबा राव की स्कूल में लड़कियों की संख्या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे लड़कों की संख्या से 10 गुना है। ये अंग्रेजी अखबार में छापा उस समय। इसका कारण उस स्कूल में पढ़ाने की पद्धति लड़कों के स्कूल से कई गुना बेहतर है। यदि स्थिति ऐसी ही बनी रही तो ज्योतिबा राव की स्कूल की लड़कियां पढ़ाई में लड़कों से बेहतर साबित होंगी और अगली परीक्षाओं के परिणाम में लड़कों से आगे निकल जाएंगी। यदि शासकीय बोर्ड इस स्थिति में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं करता है तो इन लड़कियों की उपलब्धि को देखकर लड़कों को शर्मसार होना पड़ेगा। ये अखबार उस समय छाप रहा है कि वो विद्यालय कितना बेहतरीन चल रहा था जिसकी प्रधानाध्यापिका सावित्रीबाई फुले थी। आगे जब ये जो महत्वपूर्ण चीज है कि एक बार क्या हुआ कि सावित्रीबाई फुले की बचपन की दोस्त थी, सहेली थी, गांव की थी, पड़ोसन थी, मतलब नाम भी उसमें दिया गया है। तो वो विधवा थी और वो प्रेग्नेंट हो गई। इनको खबर लगी तो ये वहां पूरा प्रसंग इन्होंने दर्शाया है कि सावित्रीबाई शोषित विधवाओं की देखभाल करती और प्रसव में उनकी मदद करती थी। एक दिन जब घर जाते समय ज्योतिबा राव ने देखा कि एक विधवा आत्महत्या का प्रयास कर रही है तो उन्होंने कहा, रुको, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम नहीं समझोगे, तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मैं गर्व से हूं, यह जानते ही समाज मेरा जीना दूभर कर देगा। इससे अच्छा है कि मैं खुद को इस अजन्मे बच्चे के साथ ही खत्म कर दूं। हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि इससे विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ यशवंत राव, उसको इन्होंने अपने बच्चे की तरह पाला, उसको मेडिकल की पढ़ाई कराई और मेडिकल की पढ़ाई कराने के बाद मतलब पहला मतलब अंतर जातीय विवाह उन्होंने अपने बच्चे का जब दूसरी जगह किया तो बहुत ज्यादा विरोध इन्हें झेलना पड़ा। यहाँ 1867 में मतलब प्लेग भी फैला और सूखा पड़ी, तो उसमें उन्होंने एक सामाजिक संस्था की तरह काम करके और लोगों को जोड़ के वो मदद की लोगों की। और बहुत ज्यादा 1877 में जब भयावह सूखा पड़ा तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पत्र अपने पति को लिखा, जो पत्र मतलब आप पढ़ेंगे तो उनकी साहित्यिकता से भी परिचित होंगे। और सत्य का सारांश नाम से पत्र लिखा, परम आदरणीय ज्योतिबा सावित्री का प्रणाम। 1876 भी गुजर गया, पर सूखा जस का तस अपने भयावह रूप में अभी भी। पशु और मनुष्य भूमि पर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। भोजन और चारे का भीषण संकट है। लोग मजबूरी में अपना गांव छोड़कर जा रहे हैं। कुछ लोग तो अपने बच्चे और युवा लड़कियां तक बेचकर गांव छोड़ रहे हैं। नदियां, तालाब और सभी जल स्रोत सूख चुके हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, पेड़ों पर पत्ते नहीं हैं, वह भी सूख चुके हैं। जमीन सूखकर चटक रही है, सूरज आग उगल रहा है। लोग भोजन और पानी के लिए रो रो कर दम तोड़ रहे हैं। कुछ लोग जहरीली फल खाकर मर रहे हैं। लोग प्यास बुझाने के लिए अपना पेशाब पी रहे हैं। हमारे सत्य शोधक स्वयंसेवकों ने लोगों को भोजन और अन्य जीवन रक्षक सामग्री देने के लिए एक कमेटी और राहत दल बनाया है। भाई कौंडज और उनकी पत्नी उमाबाई मेरा ख्याल रखते हैं। ऑटूर के शास्त्री गणपति सखाराम, डुम्बे पाटिल, अन्य लोग आपसे मिलने का कार्यक्रम बना रहे हैं। अच्छा होगा कि आप 17 से क्वार्टूर आ जाएं और वहां से अहमदनगर चले जाएं।
आपको आरबी पंत और लक्ष्मण शास्त्री याद होंगे। उन्होंने मेरे साथ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और प्रभावितों को कुछ आर्थिक मदद भी की। ये जो नाम आ रहे हैं ये सारे समाज से निकाले हुए नाम थे। इन्होंने आरबी पंत और लक्ष्मण शास्त्री का जो नाम लिया, इन्होंने इन लोगों को दरअसल बहिष्कृत कर दिया गया था समाज से। तो इनकी संस्था में जितने भी स्वयं सेवक लोग थे वो इसी तरह के लोग थे। और बहुत मतलब जब 28 नवंबर ये जो एक क्रांतिकारी कदम है जिसको मैं यहाँ विशेष रूप से रेखांकित करना चाहूंगा कि 28 नवंबर 1890 को जब ज्योतिबा राव फुले का देहांत हो गया तो ये बहस थी लोगों के बीच में कि दाह संस्कार कौन करेगा, पुत्र करेगा या यशवंतराव करेगा, क्योंकि वो तो उनका दत्तक पुत्र था जो गोद लिया हुआ था। तो उन्होंने आगे बढ़कर ये बात कही कि मैं ज्योतिबा राव की पत्नी हूँ और इनकी चिता को मुखाग्नि मैं दूंगी। मुझे पिछले दिनों 6 महीने पहले एक प्रसंग याद आ रहा है था। तो वहां पे एक प्रोफेसर की पुत्री को इसलिए साइड कर दिया जा रहा था ताकि कोई वहाँ सर भी हमारे साथ में थे कि मतलब जो भी पौराणिक विधि विधान है उनमें कोई व्यवधान ना, इसलिए पत्नी और पुत्री एक तरफ साइड हो जाए ताकि हम अपने कर पाए कर्मकांड। तो उस समय ये बहुत लगभग 180-90 साल पहले इस तरह का कदम उठाना, सावित्रीबाई फुले का द्वारा घर से बहिष्कृत हो जाना और बहिष्कृत लोगों को इकट्ठे करके एक स्कूल चला के और आज हमारे सामने मतलब कि एक रोल मॉडल की तरह जिसको हम फॉलो कर पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हम इस दिन जयपाल सिंह मुंडा और सावित्रीबाई फुले के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। इस बेहद अनोखे और रोमांचक वक्तव्य के लिए अजीत का बहुत बहुत शुक्रिया। इस जो पेंटिंग्स के जरिए अजीम प्रेम जी विश्वविद्यालय ने जो पहल की है, मुझे भी इसका पता आज ही चला। और ये जो पटचित्र की जो पटुआ पेंटिंग की आपने बात की, वो दरअसल बंगाल की एक कला है, एक शैली है कला की, जिसमें कि ऐसे कपड़े पर पेंटिंग्स कर करके पौराणिक कथाएं घूम घूम कर कलाकार सुनाते थे।